नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउट। यूरोप का मोस्ट बिग इकोनॉमी और वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी हैज स्लिप्ड इनटू रिसेशन। देखिए, रिसेशन का वैसे कोई तो थंब रूल नहीं होता है, लेकिन माना यह जाता है कि कोई कंट्री का अगर 6 महीने यानी कि 2 क्वार्टर से अगर नेगेटिव ग्रोथ होता है तो उस कंट्री में रिसेशन आ चुका है। और जर्मनी लगातार 2 क्वार्टर से नेगेटिव जीडीपी को स्कोर कर रहा है और अभी तक जर्मनी का टोटल 0.3% जीडीपी श्रिंक हो चुका है। तो बात करेंगे हम लोग आज इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। देखिए, पहले से ही सारे वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ये मान के चल रहे थे यूरोप कभी भी रिसेशन में नहीं आ सकता। यूरोप में खाली एक ही कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा वीक है इकोनॉमी के मामले में, वो है यूके। तो अगर रिसेशन कहीं पे आएगा यूरोप में, वो यूके ही होगा। लेकिन सारे कैलकुलेशन को गलत साबित करते हुए जर्मनी सबसे पहले कंट्री बना जहां पे रिसेशन आ चुका है। और अभी ये माना जा रहा है कि ग्लोबल रिसेशन भी आने वाला है 2023 में। वर्ल्ड बैंक की अगर माने तो ये रिसेशन की बहुत सारा रीजन है, जिसमें से एक मेजर रीजन ये है कि ये जो रिपो रेट है इसका बढ़ जाना। देखिए, आफ्टर कोविड लगभग सारे दुनिया में देखा जा रहा था कि एक इन्फ्लेशन के दौर आ चुका है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सारे सेंट्रल बैंक, दुनिया में जितना भी सेंट्रल बैंक है जिसमें हम लोग का आरबीआई भी आता है, तो सारे सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उनका जो रिपो रेट है उसको बढ़ा दिया। रिपो रेट एक्चुअली में कि जितना भी कॉमर्शियल बैंक है वो सारे बैंक अपने सेंट्रल बैंक से जो पैसा उधार लेता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे रिपो रेट बोला जाता है। तो ये रिपो रेट सारे सेंट्रल बैंक ने अपना बढ़ा दिया था। अभी रिपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, देखिए, जब भी कोई सेंट्रल बैंक अपना रिपो रेट को बढ़ाएगा तो उसका मतलब है जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास जो पैसा आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। तो अभी आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि एक आम आदमी जब भी कोई लोन लेगा तो लोन के ऊपर उसका भी इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आम आदमी जब लोन लेता है वही लोन को वो री इन्वेस्ट करता है इकोनॉमी में, और इस तरह से इकोनॉमी बूस्ट होता है। तो अगर किसी को लोन के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है तो वो लोन नहीं लेगा, तो ये पैसा इकोनॉमी में फिर से इन्वेस्ट नहीं होगा। तो क्या होगा कि इकोनॉमी में आपका डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड अगर कम होगा तो उससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो अगर किसी चीज का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इसका मतलब उस चीज का दाम बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग डिमांड को ही घटा दे तो ऑटोमेटिकली उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उस चीज का दाम भी घट जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक की माने तो ये जो स्ट्रेटेजी है, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सारे सेंट्रल बैंक जो स्ट्रेटेजी अपनाया था, ये स्ट्रेटेजी उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाया। क्योंकि अगर आप लोग रिपो रेट को बढ़ा देंगे तो वहां से क्या होगा कि इकोनॉमी में जो पैसा जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक अपने सेंट्रल बैंक से कम बोरो करेगा, और कम बोरो होगा तो लोन भी कम डिसबर्स होगा, और आम आदमी भी लोन कम लेगा क्योंकि उस लोन के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह से इकोनॉमी में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, और इसी वजह से अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जॉब भी कम हो जाएगा, और इस तरह से आपको एक रिसेशन देखने के लिए मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये स्ट्रेटेजी, जो रिपो रेट बढ़ाने का जो स्ट्रेटेजी है, ये गलत है। उसके बदले में सेंट्रल बैंक क्या स्ट्रेटेजी अपना सकता था? सेंट्रल बैंक एक काम कर सकता था कि अपने जो प्रोडक्शन है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को बता सकता था कि अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करो। प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा होगा, और सप्लाई ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नहीं बोला, उसके बदले में रिपो रेट को बढ़ा दिया, और जो कि एक मेजर कारण है इस रिसेशन के लिए। अभी हम लोग अगर थोड़ा सा जर्मनी को लेकर डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे ये रिपो रेट वाला जो प्रॉब्लम है वो तो जर्मनी में एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा रीजन है जिसके वजह से जर्मनी में ये रिसेशन हिट हुआ है। देखिए, जर्मनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर। जर्मनी के एनर्जी सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे रशिया के गैस के ऊपर। लेकिन यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद जैसे जैसे रशिया पे सैंक्शन लगता गया, वैसे ही जर्मनी समेत और सारे यूरोपियन कंट्री अपना एनर्जी एक्सपोर्ट कम कर दिया रशिया से। लेकिन सारे यूरोप ये भूल चुके थे कि उनको ये एनर्जी तो चाहिए ही होगा। उनके इकोनॉमी को चलाने के लिए ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट उन्हें हमेशा से ही था और आगे भी रहेगा। तो अभी जो ये एनर्जी क्राइसिस धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहा था यूरोपियन कंट्रीज में, खास करके जर्मनी में, तो ये एनर्जी क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए उसे दूसरे जगह से ये एनर्जी को एक्सपोर्ट करना पड़ा, और जिसके लिए बहुत ज्यादा दाम देना पड़ा जर्मनी को। और धीरे धीरे ये जो ज्यादा दाम देना पड़ रहा था एनर्जी के लिए, ये जर्मनी की इकोनॉमी को डुबाता रहा, और इसके वजह से लास्ट 2 क्वार्टर से देखा जा रहा है कि जर्मनी का जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो 0.3% श्रिंक हो चुका है। और अभी हम लोग खाली जर्मनी को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन में चला गया है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये खाली जर्मनी का नहीं है, ये सारे यूरोप का प्रॉब्लम है अभी। और यहाँ पे ही एंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ही एंड नहीं होता है। अभी तो ये बातचीत भी चल रहा है कि रशिया को एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में भी डाला जाएगा, और एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए रशिया ने इंडिया से, और एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए रशिया ने इंडिया से हेल्प भी मांगा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को जानबूझ के ढकेला जा रहा है एक रिसेशन की तरफ। अगर आप यूएसए की तरफ भी
भी देखे तो वहाँ पे भी हालत कुछ खास अच्छा नहीं है और बताया ये जा रहा है कि यूएसए में भी रिसेशन आएगा। पहले माना ये जा रहा था कि यूके विल बी द ओनली कंट्री इन G7 कंट्रीज जो कि रिसेशन में जाएगा, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि मैक्सिमम G7 कंट्री विल गेट इनटू द रिसेशन। देखिए रिसेशन एक बहुत ही नॉर्मल चीज है जो कि हर कुछ वक्त में आता ही रहता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो लास्ट जो ग्लोबल रिसेशन आया था वो आया था 2009 में, लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात है कि 2009 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी इंडिया रिसेशन से बाहर था और इस बार जो 2023 में रिसेशन आने वाला है यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि इंडिया में 0 पॉसिबिलिटी है रिसेशन का। इंडिया को ऐसे देखा जा रहा है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। IMF की अगर माने तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 6% के रेट से बढ़ता रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल RBI का जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया ये जा रहा है कि IMF का जो प्रेडिक्शन था कि 6% के रेट से इंडिया का इकोनॉमी बढ़ता रहेगा उससे भी बहुत ज्यादा यानी कि 7% के रेट से लगभग इंडिया का इकोनॉमी बढ़ता रहेगा। और इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा है और इस डोमेस्टिक मार्केट का अपना खुद का एक डिमांड है और जो कि एक बहुत तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमी भी है। तो इस इकोनॉमी में इस बढ़ते हुए इकोनॉमी और इस बढ़ते हुए डिमांड का हिस्सा हर एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहता है। जैसे कि हाल ही में आप लोग देखेंगे कि एप्पल का स्टोर भी इंडिया में ओपन हुआ और टेस्ला भी अपना न्यू फैक्ट्री इंडिया में ओपन करना चाहता है। जी हाँ, रिसेंटली टेस्ला ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना चाहता है। पहले जब टेस्ला को इंडिया अप्रोच किया था कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने के लिए, तभी टेस्ला ने यह बोला था कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो चाइना में ही रखेगा लेकिन इंडिया में अपने कार को चाइना से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे सेल करेगा, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया था और ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी था वैसे। लेकिन अभी टेस्ला को ये दिख रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी ग्रो हो रहा है जबकि वेस्टर्न इकोनॉमी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, तो यहाँ पे टेस्ला को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रहा है। तो इसलिए टेस्ला अभी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में ओपन करना चाहता है। ये रिसेशन इंडिया में हिट करे या ना करे, लेकिन इंडिया को इसका जो बेनिफिट है और इसका जो ड्रॉबैक है ये दोनों ही देखने के लिए मिलेगा। अभी पहले हम लोग थोड़ा बेनिफिट लेके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया का डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में ज्यादा आएगा, क्योंकि ये जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली वो सारा चाहेगा कि वेस्टर्न मार्केट जब यहाँ पे श्रिंक हो रहा है तभी इंडियन मार्केट फ्लरिश कर रहा है, तो वहां पे इंडिया में अपना शेयर भी वो लोग ढूंढेगा। तो यहाँ पे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इंडिया यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जर्मनी का इकोनॉमी श्रिंक हो रहा है, जर्मनी का GDP श्रिंक हो रहा है और इंडिया जर्मनी के ठीक पीछे ही है, तो इससे क्या होगा इंडिया को एक चांस मिल जाएगा कि इंडिया जल्दी से अपना 4th पोजीशन को एक्वायर कर पाएगा। मतलब कि इंडिया बहुत तेजी से वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। ये चांस अभी इंडिया के पास है। लेकिन कोई भी पॉजिटिव चीज अपने साथ साथ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी लाता है और वो नेगेटिव इंपैक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है इंडिया के लिए? देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डायरेक्टली कम हो सकता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट साल जो हम लोग एक्सपोर्ट देखेंगे इंडिया का वो शायद थोड़ा सा कम हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है या फिर जर्मनी को जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया वो तो श्रिंक होने वाला है, और यूएसए को जो एक्सपोर्ट करता है अगर यूएसए में भी रिसेशन आता है तो वहां पे भी डिमांड कम होगा। देखिए इंडिया का एक बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो यूएसए को है, इसके बाद यूरोपियन यूनियन कंट्री और यूके में है, और वहां पे एक हिट इंडिया को दिख सकता है। शायद वो हिट उतना ज्यादा नहीं हो लेकिन हाँ हिट तो दिखेगा इंडिया को, इंडिया का एक्सपोर्ट भी कम होगा। एनीवे इंडिया लगातार 2 रिसेशन मतलब 2009 वाला रिसेशन भी अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद ये 2023 वाला रिसेशन, इन दोनों रिसेशन में अपने इकोनॉमी को सेव कर पाएगा और ये शायद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज इंडिया ने बहुत खूबी से निभाया है और इसके लिए इंडिया का जो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों का जो इकोनॉमिक फंडामेंटल है मतलब 1991 के बाद से जो इकोनॉमिक फंडामेंटल हम लोगों ने मेंटेन करके रखा है इंडिया में वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने पोजीशन को बना के रखने के लिए, वहीं पे इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। हाउएवर जर्मनी में तो ऑलरेडी रिसेशन अनाउंस हो चुका है, तो अभी देखना पड़ेगा कि यूरोप का कौन कौन सा कंट्री अभी रिसेशन में जाता है और यूरोप यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा यूएस का भी इकोनॉमी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यूएस की इकोनॉमी भी कैसे परफॉर्म करता है ये रिसेशन के टाइम पे। तो जैसे जैसे इसके ऊपर रिपोर्ट आता रहेगा मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, और तब तक के लिए आप अपना थॉट्स अपना ओपिनियन शेयर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।